हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी में संवैधानिक विकास नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से अधिनियम पारित किए गए थे और किस तरीके से प्रशासन को चलाया गया था। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। मतलब जो 1858 का जो एक्ट आया था 1857 की क्रांति के बाद में जो भी शासन था वो ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। जितने भी ब्लैक पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, आप उसको याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन जो है वो वहीं से सबसे ज़्यादा बनते हैं। ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया था। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भी किया गया। भारत परिषद अधिनियम 1861 इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई थी। मतलब भारत परिषद जो अधिनियम था 1861, इससे प्रशासन में भारतीयों का आना प्रारंभ हो गया था। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। अब इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम से शुरू हुई थी, तो 1861 वाले एक्ट से। और अगर भारत में मतलब भारतीयों को कैसे शामिल किया गया, प्रतिनिधि किस में आए थे, किस एक्ट से, तो वो भी 1861 के अधिनियम से। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया था, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। इसी एक्ट में मतलब जो 1861 का एक्ट था, इसी के तहत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति आई थी। और इसी अध्यादेश को वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 123 के तहत में राष्ट्रपति भी जारी कर सकता है। भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिनों के पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया था, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान करने का अधिकार नहीं था। अब जो 1892 का एक एक्ट आया था, इसमें ये हो गया था कि बजट पर आप बहस कर सकते हो, ठीक है, प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे रखा था, लेकिन पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हो, ना ही आप उस पर मताधिकार कर सकते हो। ये अधिकार अभी तक भारतीयों को नहीं मिला था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। भारत परिषद अधिनियम हम लोग देखेंगे 1909 में क्या हुआ था। 1909 के एक्ट को कहते हैं पार्लियामेंट्री सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व दिया गया था। मतलब इस एक्ट के द्वारा जो भारतीय थे उनको प्रशासन में भी आने का मौका मिला था और विधि निर्माण मतलब जो भी विधायी प्रक्रिया होती है उसमें भी उनको सम्मिलित किया गया था। इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पहली बार जो व्यक्ति शामिल हुए तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था, प्रथम व्यक्ति सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार हिस्सा मिला था, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो पहले व्यक्ति थे। इस अधिनियम ने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोक हित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने, साथ ही पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया था। अब आपसे अगर क्वेश्चन बने कि सिर्फ प्रश्न पूछने का अधिकार किससे दिया गया था, तो वो आया था 1892 के एक्ट से। और अगर पूछा जाए कि पूरक प्रश्न किस में आप पूछ सकते थे, तो वो कौन सा था? भारत परिषद अधिनियम 1909। इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। भारत शासन अधिनियम फिर आता है 1919। 1919 को कहते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे, क्योंकि देखो सांप्रदायिक में क्या किया गया था कि 1909 के एक्ट से जो मुस्लिम थे, ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं कि मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। फिर इसी जो प्रावधान था इसी को आगे बढ़ाया गया अन्य कम्युनिटी के लिए, जैसे कि 1919 के एक्ट से बनाया गया था सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए और यूरोपियों के लिए भी इसको लागू कर दिया गया था। किससे? 1919 के एक्ट से। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में
द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया था। द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी, क्योंकि द्विसदन बना गया मतलब दो सदन का मतलब है द्विसदनी। इस तरीके से जैसे इस समय वर्तमान में हम लोग देखेंगे तो संसद में क्या होता है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। इसी तरीके से वहाँ उस समय दो सदन बनाए गए थे। किस एक्ट के थ्रू बनाए गए थे? 1919 के एक्ट के थ्रू। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित दो में बांट दिया गया था। मतलब जो विषय थे उसको दो भागों में बांटा गया था, एक आरक्षित थे और एक हस्तांतरित थे। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया गया था, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। देखिए इसमें दो बातें हम लोगों को याद रखनी है कि इसमें देखिए था कि विषय कौन कौन सा आया था, एक आरक्षित आया था और एक हस्तांतरित आया था। ठीक है, आरक्षित था और हस्तांतरित था, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये दिया गया आरक्षित और हस्तांतरित। लेकिन इसमें बात सबसे बड़ी ये है कि एक सेकेंड, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इसमें बात ये थी कि हस्तांतरित और आरक्षित थे वो गवर्नर जनरल ने अपने पास रखे थे, हस्तांतरित थे वो उन्होंने दे दिए थे निचले स्तर के प्रशासन को चलाने के लिए। फिर 10 वर्ष बाद इसी एक्ट की समीक्षा करनी थी, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि 1927 में जो आया था साइमन कमीशन, उसको ही 10 वर्ष बाद आना था 1929 में। लेकिन वो चूँकि चुनाव हो चुके थे और प्रक्रियाएँ ज़्यादा होने लगी थी, इस वजह से उनको 1927 में भारत में भेज दिया गया था। भारत शासन अधिनियम हम बात करेंगे 1935 की। इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन, जो 1919 से एक्ट से प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, उसको प्रांतों से खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम से लागू कर दिया गया। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया था। ठीक है, अब हम लोगों ने सबसे पहले देखा था मुस्लिमों के लिए कब आया था, 1909 में। उसके बाद में ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीयों के लिए कब आया था, 1919 में। फिर 1935 में किसके लिए आया था, दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित कर दिया गया था। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहले 1773 में कलकत्ता में एक न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि 1774 में फाइनली बन गया था। लेकिन अगर संघीय न्यायालय की बात करेंगे तो वो 1935 के एक्ट से 1937 में बना था। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसी से बर्मा मतलब म्यांमार, इस समय जो म्यांमार है उसको ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया था और दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। मतलब दोनों का मतलब कहाँ, भारत में और पाकिस्तान में। ठीक है, इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, ओके, हाँ, तो अभी तक हमने देखा कि कौन कौन से एक्ट से क्या क्या चीज़ें होना शुरू हुई थी। इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनते हैं कि किस एक्ट से प्रांतों में द्वैध शासन आया है, किस एक्ट से केंद्र में द्वैध शासन लाया गया था, किस एक्ट के थ्रू द्विसदनी विधायिका बनाई गई है, किस तरीके से निर्वाचन पद्धति बनाई गई। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसी वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, ताकि मैं उसका जवाब जल्दी से जल्दी दे सकूं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। भारतीयों की ओर से देखिए, इसमें संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया, सीधी सी बात यह है कि जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, ठीक है, तो संविधान चूँकि बनाने की प्रक्रिया हम लोगों ने पहले से ही प्रारंभ कर रखी थी कि किस तरीके से कैबिनेट मिशन जब आया था 1946 में, तभी बैठकें प्रारंभ हो गई थी। तो उसी का निर्माण कैसे कैसे हुआ, फर्दर हम लोग यही आगे देखेंगे। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। ठीक है, किसने की थी, स्वराज पार्टी ने, रांची में, मई 1934 में। वर्ष 1934 में ही
भारत में संविधान सभा के गठन का विचार M.N. रॉय ने दिया था। सबसे पहले किसने बात की थी? M.N. रॉय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर भी पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी। मतलब सबसे पहले ये पूछा जाएगा अगर कि भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग तो 1934 में ही की गई थी। आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन में की गई थी। ठीक है, पुष्टि का मांग तो उन्होंने 1934 में की थी, लेकिन उसकी पुष्टि कब हुई? 1936 के फैजपुर अधिवेशन में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम वर्ष 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। मतलब संविधान पहले तो बात चल रही थी, एक बार विचार लाया गया, फिर पुष्टि कर दी गई, लेकिन जो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो लाया गया था वो 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। और उसके बाद में है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होती थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। ये बात इसमें बोली गई थी किसमें? कैबिनेट मिशन में। ठीक है, कि जो संविधान सभा निर्वाचित होनी थी वो कहाँ से जनसंख्या आएगी? तो प्रांतों का प्रतिनिधित्व जो है जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। ये क्वेश्चन आता है कि कितने व्यक्तियों पर मतलब निर्वाचन की जो व्यवस्था थी वो प्रस्तावित की गई थी? तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित थी, जिनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को तथा 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित थी। ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों में से किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधि का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। मतलब जहाँ पे रियासतें थी वहाँ पे रियासतों के जो प्रमुख मतलब जो राजा महाराजा थे वो करते। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में संपन्न हुए। 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित में कांग्रेस को कितनी मिली थी? 208, मुस्लिम लीग को मिली थी 73 और छोटे जो समूह थे जो अन्य दल मिलकर बने थे उनको 15 सीटें मिली थी। देसी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। मतलब जहाँ पे राजा महाराजा थे उनका चुनाव हुआ था तो स्टार्टिंग में वो सम्मिलित नहीं हुए थे। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष थी अप्रत्यक्ष, तो जो संविधान सभा मुख्यतः कैसे चुनी गई थी? वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो निर्वाचन जो किया गया था वो वयस्क मताधिकार के आधार पर था या नहीं था? तो ये आप जान लीजिए कि वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। ठीक है, 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। मतलब सीधी सी बात है, कौन लोग वोट दे सकते थे? तो उसमें जो एक क्राइटेरिया रखा गया था उसमें मताधिकार कर शिक्षा संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हुए थे। 9 दिसंबर 1946 को सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्य जिसमें 9 महिलाएं थी ने हिस्सा लिया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बैठक में कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे जो अस्थायी थे। ठीक है, उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया था। स्थायी कौन थे? तो इसमें दोनों चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर स्थायी पूछेगा क्वेश्चन में तो राजेंद्र प्रसाद आएंगे। ठीक है, और अगर अस्थायी पूछेगा तो कौन आएंगे? सच्चिदानंद सिन्हा आएंगे। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब आया था? 13 दिसंबर 1946 को। पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1900। ठीक है, पारित हो गया था 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया तथा मूल भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 रह गई थी। डाटा इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, मोटा मोटा आइडिया भी याद रखिएगा कि टोटल सीटें कितनी थी, कितनी कांग्रेस को मिली थी, कितनी मुस्लिम लीग को मिली थी, कितनी अन्य लोगों को मिली थी, बस। ठीक है,
जिसमें भारतीय प्रांतों में 229 प्रतिनिधि और भारतीय रियासतों के 70 प्रतिनिधि शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक में संविधान सभा को कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगते हैं। ये वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें पूछते हैं कि संविधान सभा को कुल कितना टाइम लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, ओके। जिसके लिए कुल 11 अधिवेशन टोटल कितने हुए थे? 11 अधिवेशन हुए थे। कुल अवधि कितनी हुई थी? 165 दिन हुए थे। इनमें से 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया था। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। 11वें अधिवेशन में फाइनली उसको हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया था। इन 11 अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, संविधान सभा के निर्माण के समय कौन थे? BN राव, बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। ठीक है, अभी पूछा जाएगा कि संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। कौन थे? बेनेगल नरसिंह राव, BN राव। ठीक है, नियुक्त किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ठीक है, भारतीय संविधान, अच्छा ये क्वेश्चन आता है कि 26 जनवरी 1950 को ही जो है क्यों मनाते हैं? ठीक है, तो इसका कारण ये था कि 26 जनवरी 1930 को जब हम लोग जानते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तो पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, तो उस दिन झंडा फहरा दिया गया था। वही डेट यहाँ पे लाके उसको सिर्फ एक स्मृति के रूप में कि हमें याद रहे। ठीक है, उस डेट को याद रखने के लिए हम लोगों ने देखा है कि संविधान को हम लोगों ने किस दिन लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुछ महिला सदस्य थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितनी महिलाएं थी, तो फिर 15 थी। उनके नाम इस प्रकार हैं, मोटा मोटा आइडिया ले लीजिए, फिर भी क्योंकि क्वेश्चन कभी कभार मोस्टली पूछ ही लेते हैं। विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, दुर्गाबाई जी, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्षायनी, बेला युधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मस्करीनी तथा अम्बू स्वामीनाथन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, क्योंकि उस समय मेन बात ये थी ना, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसने ये बात कही थी कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस भारत, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है, संविधान सभा बनाई किसने थी? कांग्रेस ने। संविधान किसने बनाया था? कांग्रेस ने, इस वजह से। फिर आगे देखते हैं, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठन किया गया था, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं। पहले ये क्या हुआ था? 2 सितंबर को जब बात की गई थी तो मुस्लिम लीग ने इसमें आने से मना कर दिया था, क्योंकि कैबिनेट मिशन आया था और ये लोग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। भारत पूर्ण स्वराज की बात कर रहा था, तो इसी पे एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी। हालांकि उनके शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया था। 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, चलिए तो आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो संविधान सभा बन रही थी, मतलब जो संविधान सभा बनाई गई थी, उसमें किस तरीके से कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी और उसमें कौन कौन व्यक्ति नियुक्त किए गए थे। ठीक है, संविधान सभा द्वारा अपने विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया था। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्षों का विवरण इस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सी बनाई गई थी। एक बनाई गई थी संघीय संविधान समिति। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, उसके बाद में प्रक्रिया एवं नियम कौन? राजेंद्र प्रसाद जी। देखो, इसको याद करने का एक तरीका है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद बहुत बड़े थे, तो घर में जो सबसे बड़ा होता है वही नियम बनाता है। तो नियम किसने बनाए थे? राजेंद्र प्रसाद जी ने। संचालन, जब जो नियम बनाएगा वही उसका संचालन भी करेगा, तो संचालन भी किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने। प्रारूप पता है हम लोगों को कि भीमराव अम्बेडकर जी संविधान निर्माता जाने जाते हैं, संविधान निर्माता के रूप में ही उनका
ठीक है, मतलब एक हम लोगों के दिमाग में ये इमेज है कि अच्छा संविधान की अगर कोई बात आएगी तो सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर जी ही हैं, क्योंकि इनिशिएट उन्होंने किया था और बहुत मेहनत भी उन्होंने इस पर की थी। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। ठीक है, इसमें 2 उप समितियाँ भी बनाई गई थी। मूल अधिकार, ठीक है, एक बनाई गई थी मूल अधिकार उप समिति, दूसरा है अल्पसंख्यक उप समिति। तो देखो मूल अधिकार ऐसे याद रखो, उप समिति कुछ भी जब मिलता है वो हमें किसी की कृपा से ही मिलता है। तो मूल अधिकार JB कृपलानी जी, ठीक है, और अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी। पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति क्षेत्रों और असम के अपवर्जित एवं आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उप समिति कौन सी है? गोपीनाथ बारदोली। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि असम में जो एक हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है, वो गोपीनाथ बारदोली जी के नाम से ही है। तो इस तरीके से पूर्वोत्तर में हम लोग याद कर सकते हैं। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों असम के अतिरिक्त संबंधी उप समिति AB ठक्कर जी हैं। संघीय हमने सबसे ऊपर देखा था अभी, देखिए संघीय संविधान, ठीक है, और संघीय शक्ति, तो दोनों किसकी हैं? जवाहरलाल नेहरू जी की है। प्रांतों का हम लोगों को पता है कि प्रांतों में जितनी भी रियासतें थी उनका गठन करने का काम, उनको सम्मिलित करने का काम किसका? पटेल जी का था। तो प्रांतीय संविधान समिति संचालन संबंधी समिति कौन थे? ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय समिति कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और कार्य संचालन समिति के KM मुंशी जी थे। सदन समिति वल्लभ भाई B पटाभी सीतारामैया। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति GV मावलंकर। राज्यों संबंधी समिति वित्त एवं स्टाफ, तो राज्यों के लिए जवाहरलाल नेहरू थे, वित्त स्टाफ के लिए राजेंद्र प्रसाद थे, क्योंकि नियम संचालन राजेंद्र प्रसाद का था तो वित्त भी वही देंगे, तो राजेंद्र प्रसाद जी हो गए। प्रत्यक्ष प्रत्यय पत्र संबंधित अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे। प्रारूप समिति में अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समेत कुल 7 सदस्य थे, जिनमें L गोपाल स्वामी अयंगर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, कि इसमें 7 सदस्य थे अम्बेडकर जी को मिला के टोटल, तो इसमें कौन कौन व्यक्ति थे और कौन नहीं थे। तो इसमें याद रखने वाली बात है कि इसमें N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, VL मित्र और DP खेतान, ठीक है, ये 6 लोग और एक भीमराव अम्बेडकर जी थे, 7 लोग इसमें शामिल थे, ठीक है। बाद में इनमें BL मित्र के स्थान पर N माधवराव तथा DP खेतान की मृत्यु हो गई थी। वर्ष 1948 में मृत्यु जाने पर TT कृष्णमाचारी, मतलब ऐसे याद रखो, कृष्णमाचारी याद करने का आपको ट्रिक बता रहे हैं। खेतान खेत याद रखो, खेत, और कृष्णमाचारी मतलब कृष्णमाचारी एक जो हिरन होता है ना, उसको भी कृष्णा इस तरीके से जानते हैं, तो याद रखो खेत में कौन जाएगा? हिरन, ठीक है। तो खेतान, DP खेतान 1948 में मृत्यु होने के बाद में कौन गया था? TT कृष्णमाचारी। बाद में VL मित्र कौन? माधवराव। तदर्थ झंडा समिति का गठन संविधान निर्मात्री परिषद ने 23 जून 1947 को किया था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कहीं पे दिया रहता है कि JB कृपलानी थे, जबकि झंडा समिति के कहीं पर भी कोई अध्यक्ष कृपलानी जी नहीं थे, वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे, ठीक है। तथा अन्य सदस्य अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, C राजगोपालाचारी, KM मुंशी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए देखते हैं। अभी मैं काम कर रही हूँ कि सारे चैप्टर्स में जितना भी डाटा है या जो भी चैप्टर वाइज है वो अभी मैं आपको पहले ये कराऊंगी, उसके बाद में फर्दर मैं इसके सारे क्वेश्चंस जितने भी घटना चक्र में हैं वो 1 बाय 1 मैं चैप्टर वाइज सारे के सारे कंप्लीट कराती जाऊंगी। पहले पढ़ाना इसलिए ज़रूरी है ताकि एक ओवरव्यू आपको मिल जाए, और सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे यहीं से, तो आपको समझने में भी आसानी रहेगी। अगर मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊँगी थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस हो सकती है। तो चलिए देखते हैं फिर आगे। अगला चैप्टर है हम लोगों का संविधान का स्रोत, मतलब जब भारत का संविधान बना था तो हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली हैं, स्रोत क्या क्या है उसका, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि म्यांमार को अलग किया गया था, वर्मा को उससे अलग किया गया था, रिजर्व बैंक बनाई गई थी, ठीक है।
तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो 1935 के एक्ट से मैक्सिमम 1935 के एक्ट से ली गई हैं, लेकिन बाकी अन्य देशों से भी ली गई हैं। तो वो कहाँ कहाँ से ली गई हैं ये हम लोग इसमें जानेंगे। ब्रिटेन के संविधान के द्वारा संसदीय शासन पद्धति, क्योंकि शासन ही किसका था भारत में, ब्रिटिश का था, तो हम लोगों ने संसदीय शासन पद्धति किससे ली थी, ब्रिटेन से ली थी। विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि सब हम लोगों ने कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। ठीक है। उसके बाद में अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार। ठीक है, उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, उद्देशिका के जो शब्द लिए गए वो कहाँ से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। तो अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार, न्यायिक पूर्णावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार सबसे पहले हम लोगों ने अमेरिका से लिए हैं, क्योंकि अमेरिका की क्रांति ही सबसे पहले हुई थी। ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध जो हैं वो हम लोगों ने कहाँ से लिए, अमेरिका से। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन सम्मिलित किए गए हैं। कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना आदि ग्रहण की गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। ठीक है, ये 1 बाय 1 आप लोगों को एक दो बार वीडियो सुनेंगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि का शासन कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। तथा दक्षिण अफ्रीका से संविधान के संशोधन की व्यवस्था तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन ग्रहण किया गया है। मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक के आदर्श को सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना, फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, प्रस्तावना में जो समानता, समता, बंधुता का आदर्श तथा गणराज्य की अवधारणा ली गई है। देखिए, फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वहाँ पे क्या था, फ्रांस की क्रांति एक तरीके से तानाशाही थी। ठीक है, तो तानाशाही के बाद में जब वहाँ पे फ्रांस की क्रांति में लोग जब फाइनली जब क्रांति ख़त्म हुई और लोग जीते, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने, क्योंकि उन्हें लगा कि अच्छा मुझे स्वतंत्रता मिल गई है, आपस में उन लोगों के अंदर समता आई, बंधुता आई, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसीलिए फ्रांस की क्रांति से सीखी हैं। जबकि जर्मनी से संघ को आपातकालीन शक्तियाँ और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के निलंबन की व्यवस्था ली गई है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करेंगे। मैक्सिमम आधे घंटे का मेरा डेली का एक वीडियो रहेगा। बस आपको थोड़ा सा विश्वास बनाए रखना होगा, ये मेरी गारंटी है। आपको डेली एक पर डे आधे घंटे का वीडियो मिलेगा और धीरे धीरे मैं पहले जैसे ही घटना चक्र के चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। क्वेश्चन आंसर कराने के बाद में, ठीक है, मैं आपको टेस्ट पेपर भी दूंगी, हिंदी आर के लिए हिंदी, और उसके बाद में मेंस के जितने भी जीएस के चारों पेपर हैं और यूपी स्पेशल चूँकि अब ऐड हो चुका है, मैं उसको कोशिश ये करूँगी कि मैं लाइव आके भी पढ़ाने की कोशिश करूँ, जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगी। और उसके बाद जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ तक कि जो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर जीएस में जो भी चीज़ें करंट से रिलेटेड होंगी, मैं उसका डाटा, डायग्राम, सारी की सारी चीज़ें आपको उसी तरीके से कराऊंगी जैसे मैंने पीसीएस मेंस 2018 और एसीएफ मेंस 2018 में लिखा। और फाइनल मैं इंटरव्यू के लिए कॉल भी मेरे पास आई थी, बट ठीक है, जैसा भगवान को मंजूर होता है आगे चीज़ें वैसे ही होती हैं। पर आप थोड़ा सा विश्वास बना के रखिएगा। फाइनली आपको एक एक चीज़ मैं प्रोवाइड कराऊँगी। समय का थोड़ा सा अभाव है, और लेकिन मैं सारी चीज़ें जल्द से जल्द मैनेज करके सब कुछ, बस अब ये है कि आपको एक चैनल फॉलो करना पड़ेगा, तो ये आपकी अपनी श्रद्धा है। चलिए ठीक है, बाकी जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।